नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन। आज इस बुलेटिन में बात होगी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को कांग्रेस अध्यक्ष के करारे जवाब की, ईवीएम पर हुए खुलासे से मुश्किल में फंसे चुनाव आयोग की, बात करेंगे एमपी मंत्रिमंडल में शिवराज समर्थकों की हुई छुट्टी की, राम मंदिर पर शिवसेना के बीजेपी पर उठाए सवालों की, जानेंगे क्यों एनडीए में दिख रही है फूट, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, पोस्टर जारी कर कैप्शन में लिखा, मोदी की गारंटी मतलब जुमला। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा हम खुले मन और बंद मुंह से ही सीट शेयरिंग पर बात आगे बढ़ाएंगे, कांग्रेस जीत के लिए हर संभव कोशिश करेगी। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का बीजेपी पर जोरदार हमला, 22 जनवरी को अयोध्या जाने के सवाल पर कहा, मेरे दिल में राम दिखावे के लिए नहीं करता कोई काम। WFI के निलंबन पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बड़ा बयान, कहा पहलवान बेटियों की लड़ाई के चलते पीछे हटी मोदी सरकार, करना पड़ा कुश्ती संघ को निलंबित। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद सत्र तो समय से पहले समाप्त हो गया, लेकिन संसद में विपक्षी सदस्यों के निलंबन का मामला अभी भी छाया हुआ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है। इस बीच धनखड़ ने कांग्रेस अध्यक्ष को एक पत्र लिखा था और खड़गे ने इसका करारा जवाब दिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। राज्यसभा से सांसदों के निलंबन के मुद्दे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर निलंबन की निंदा की थी। खड़गे ने लिखा था कि इतने बड़े पैमाने पर सांसदों का निलंबन भारत के संसदीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के लिए हानिकारक है। खड़गे ने धनखड़ को लिखे पत्र में कहा था कि वो इतने अधिक सांसदों के निलंबन से दुखी एवं व्यथित हैं और हताश एवं निराश महसूस कर रहे हैं। जिसके बाद जगदीप धनखड़ ने भी खड़गे को जवाब देते हुए पत्र लिखा। पत्र में धनखड़ ने संसद में व्यवधान और विपक्षी सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर बातचीत के लिए 25 दिसंबर को खड़गे को अपने आवास पर आमंत्रित किया था। अब इस पत्र का जवाब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने दिया है और कहा है कि वो उनसे नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वो इस समय दिल्ली से बाहर हैं। सभापति धनखड़ को लिखे पत्र में खड़गे ने कहा कि सभापति सदन का संरक्षक होता है और उसे सदन की गरिमा बनाए रखने, संसदीय विशेषाधिकारों की रक्षा करने और संसद में बहस, चर्चा और उत्तर के माध्यम से अपनी सरकार को जवाबदेह रखने के लोगों के अधिकार की रक्षा करने में सबसे आगे रहना चाहिए। खड़गे ने राज्यसभा में विधेयकों पर पर्याप्त चर्चा न होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये बेहद दुखद है। उन्होंने अपने पत्र में संसद की सुरक्षा में चूक मामले पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान का भी जिक्र किया। खड़गे ने कहा कि देश के गृह मंत्री चालू संसद सत्र के बावजूद एक टीवी चैनल पर ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर बयान देते हैं, लेकिन सदन में आकर बयान नहीं देते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण होने के साथ साथ लोकतंत्र के मंदिर को अपवित्र करने जैसा कृत्य है। उन्होंने पूरी सरकार पर संसद की अवहेलना और उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया। सभापति धनखड़ को लिखे पत्र में खड़गे ने कहा कि उनसे मिलने का उनका सौभाग्य होगा। खड़गे ने कहा कि सभापति के निमंत्रण पर मुलाकात करना उनका कर्तव्य है। दिल्ली लौटने के बाद वो उनकी सुविधा के मुताबिक मुलाकात करने का हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने नव वर्ष 2024 की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी हैं। अब आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार से संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर चर्चा की मांग करने पर अब तक कुल 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। विपक्षी सदस्यों के निलंबन का मामला चुनावों में भी असर दिखा सकता है, लेकिन चुनाव ईवीएम से ही होंगे, जिसे लेकर विपक्ष पहले ही चिंता में दिख रहा है। विपक्ष ईवीएम की जगह मत पत्रों से चुनाव कराने की मांग कर रहा है, क्योंकि ईवीएम को सुरक्षित नहीं माना जा रहा है। और अब ईवीएम को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारत में सूचना क्रांति के जनक कहे जाने वाले सैम पित्रोदा ने ईवीएम को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि ईवीएम को अपने हिसाब से कंट्रोल किया जा सकता है, इसमें दखल संभव है। उन्होंने कहा कि देश में इस समय उपयोग की जा रही ईवीएम मशीन स्टैंड अलोन मशीन नहीं है। ईवीएम मशीन के साथ जब वीवीपैट मशीन को जोड़ा गया था, तभी से ईवीएम में परेशानी शुरू हो गई है। वीवीपैट एक अलग डिवाइस है जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। वीवीपैट को ईवीएम से जोड़ने के लिए एक स्पेशल कनेक्टर इस्तेमाल किया जाता है, इसे SLU कहते हैं, और जब ये SLU ही सवालों में है। दरअसल SLU कनेक्टर ही वीवीपैट में ये दिखाता है कि किस बटन से बीजेपी को वोट मिला, किस बटन से कांग्रेस को और किस बटन से अन्य को। वोटिंग से पहले इसे प्रोग्राम किया जाता है और इस प्रोग्राम और SLU को जोड़ने के बाद ईवीएम स्टैंड अलोन मशीन नहीं रह जाती। पित्रोदा ने कहा कि चुनाव परिणाम की निष्पक्षता के लिए जरूरी है
कि वीवीपैट से जो पर्ची निकले वो वोटर को मिले, जिसे मतदाता एक बॉक्स में डाले और ये बॉक्स किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। बाद में इन पर्चियों की काउंटिंग की जाए, इसे 5 साल तक सुरक्षित रखा जाए। सैम पित्रोदा ने कहा कि राजनीतिक दलों को ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चलाना चाहिए, हस्ताक्षर अभियान चलाना चाहिए, जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। जरूरत पड़े तो नौजवानों को इसके खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन करना चाहिए। राजनीतिक दलों को ईवीएम से चुनाव के बहिष्कार के विकल्प पर भी विचार करना चाहिए। पित्रोदा ने कहा कि 2019 में राहुल गांधी की हार ईवीएम की छेड़खानी से ही संभव हुई। उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही तकनीकी विशेषज्ञों के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने ईवीएम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की योजना बना रहा हूं। ईवीएम में अगर गड़बड़ी हो सकती है तो फिर ये भारतीय लोकतंत्र ही सवालों में आ जाएगा। दूसरी ओर सवालों में इस समय एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बने हुए हैं। सीएम पद तो उनके हाथ से पहले ही जा चुका था और अब शिवराज समर्थकों का भी पत्ता मोहन यादव ने काट दिया है। आज मोहन यादव ने अपनी कैबिनेट का विस्तार भी कर लिया। किसे मिली मोहन यादव की कैबिनेट में जगह, देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिली बम्पर जीत के 22 दिन बाद आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। मोहन यादव सरकार के 28 विधायकों ने आज मंत्री पद की शपथ ली। इनमें 18 कैबिनेट, 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री बने हैं। इन मंत्रियों में कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, कैलाश सारंग, तुलसी सिलावट समेत कई बड़े नेता भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में जिन 28 मंत्रियों ने सोमवार को शपथ ली है, उनमें 12 मंत्री ओबीसी कोटे से हैं। इसके अलावा जनरल कैटेगरी से 7, अनुसूचित जाति से 5 और अनुसूचित जनजाति से 4 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। सिंधिया खेमे से प्रद्युमन सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, ऐदल सिंह कसाना, गोविंद सिंह राजपूत को मोहन यादव की कैबिनेट में शामिल किया गया है, जबकि नरेंद्र सिंह तोमर खेमे से राकेश शुक्ला और नारायण सिंह कुशवाहा को मंत्री बनाया गया है। लेकिन पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के समर्थक विधायकों में से सिर्फ 2 को जगह दी गई है, जबकि पिछली सरकार में शिवराज सिंह चौहान के दर्जनों विधायक मंत्री थे। लेकिन इस बार शिवराज सिंह चौहान के करीबियों को मंत्रिमंडल से दूर कर दिया गया। वहीं मोहन यादव के मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के 4 समर्थक विधायकों को मंत्री बनाया गया है। मोदी के बाद मोहन यादव ने भी शिवराज को एमपी में साइडलाइन कर दिया है। इधर मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि जो सरकार गुड गवर्नेंस डे के अवसर पर संपूर्ण आकार ले रही है, वो पीएम मोदी के नेतृत्व में और सीएम मोहन यादव की अगुवाई में अपने सभी साथियों के साथ एमपी को सुशासन देगी, एमपी को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मोहन यादव की कैबिनेट तो बन गई है, लेकिन अभी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, क्योंकि नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी काफी आसान नहीं दिख रहा है। मुश्किलें बनी हुई हैं और इन मुश्किलों को बीजेपी के पुराने सहयोगी भी बढ़ाने में लगे हैं। दरअसल बीजेपी राम मंदिर के सहारे लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार कर रही है और बीजेपी की इसी कोशिश पर शिवसेना यूबीटी ने उसे घेर लिया है। बीजेपी राम मंदिर के सहारे लोकसभा चुनाव जीतने का प्लान बना रही है, लेकिन अब ये प्लान पटरी से उतरता दिखाई दे रहा है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने राम मंदिर को लेकर बीजेपी को घेर लिया है। राउत ने राम मंदिर और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी रामलला के नाम पर बार बार वोट मांग रही है। रामलला देश की अस्मिता है, बीजेपी उन्हें किडनैप करना चाहती है। उन्होंने आगे कहा, रामलला किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। अयोध्या की जमीन बीजेपी के नाम पर नहीं है, ये रामलला के नाम पर है, इसलिए इस पर संभल कर राजनीति करे। संजय राउत ने मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी सरकार विपक्ष मुक्त संसद बनाना चाहते हैं। इसी काम में पीएम मोदी लगे हैं। चुनाव में जाते हैं, सीएम बनाते हैं, शपथ ग्रहण में जाते हैं, उत्सव मनाते हैं। उसी समय हमारा दुश्मन, देश का दुश्मन, कश्मीर में हमारे जवानों के ऊपर हमले की साजिश रचता है। ये बहुत ही गंभीर बात है। संसद में लोग घुस जाते हैं, वहाँ कश्मीर में आतंकी घुसते हैं, हमारे जवानों पर हमला करते हैं, लेकिन उन्हें इसकी खबर नहीं है। पीएम मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हवा में बातें करते हैं। राउत ने कहा कि पुंछ में जो हमला हुआ है वो एक तरीके से पुलवामा की तरह ही है। इसी तरह से पुलवामा में हमला हुआ था, सरकार सो रही थी, आज भी सरकार सो रही है। सरकार 370 हटाने का जश्न मना रही है। जब 370 हटाया गया था तो हमने इसका समर्थन किया था। जवानों की सुरक्षा कौन करेगा? बिना लड़े हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। ये क्या चल रहा है? क्या आप एक बार फिर राजनीति करना चाहते हैं? क्या आप एक बार फिर पुलवामा की तरह 2024 में इसी मुद्दे पर वोट मांगने जाना चाहते हैं? आप देखिए 2 महीने में कितने जवानों की जान चली गई। आंकड़ा देखकर आप कांप उठेंगे। अगर हम इस पर संसद में सवाल उठाते हैं तो हमें निलंबित कर दिया जाता है। अगर हम सवाल पूछेंगे तो हमें देश से भी बाहर निकाल देंगे। ये कौन सी लोकशाही है? ये कौन सा लोकतंत्र है? दरअसल 21 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों ने सेना के 2 वाहनों पर हमला किया था।
इस हमले में 4 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 3 जवान जख्मी हो गए थे। इसके अलावा बारामुल्ला में पूर्व एसएसपी पर गोली चलाई गई थी, जिससे उनकी जान चली गई थी। अब इस मामले को लेकर के संजय राउत ने मोदी सरकार पर हमला किया है। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी के सामने बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। उसके सहयोगी बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। खासतौर पर दक्षिण भारत से बीजेपी के लिए संकट बढ़ाने वाली खबरें आती दिख रही हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनावों से पहले एनडीए गठबंधन में बड़ी टूट होगी और इस टूट का सबसे बड़ा असर दक्षिण भारत में दिखाई देगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने दावा किया है कि कई दल एनडीए छोड़ने की तैयारी में हैं। दरअसल शिवकुमार से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हालिया बयान को लेकर सवाल किया था, जिसमें ठाकुर ने कहा था कि विपक्षी दलों के पास कोई साझा विचारधारा नहीं है, कोई इंडिया गठबंधन नहीं है। इस पर जवाब देते हुए डीके शिवकुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में ही टूट होगी। डीके शिवकुमार ने आगे कहा कि बीजेपी इस बार 2024 में सत्ता में वापस नहीं आ पाएगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन इस बार बीजेपी को 2024 चुनाव में सत्ता से हटा देगी। वहीं डीके शिवकुमार ने कर्नाटक में जेडीएस और बीजेपी के गठबंधन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस के कई नेता और विधायक हमारे संपर्क में, कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस को और बड़े झटके लगने वाले हैं। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल इंडिया गठबंधन बनाकर बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडियन अलायंस के घटक दलों की कई बैठकें भी हो चुकी है और 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी। अब देखना होगा डीके शिवकुमार के इस बयान पर बीजेपी क्या पलटवार करती है। लोकसभा चुनावों से पहले एनडीए मुश्किल में दिख रहा है, तो दूसरी ओर राजस्थान में नए सीएम भजनलाल शर्मा भी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की पहले की सरकार की योजनाओं का तोड़ उनके पास नहीं दिख रहा है। ऐसे में भजनलाल को भी गहलोत सरकार की योजनाओं को लेकर सफाई देनी पड़ रही है। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। प्रदेश में मौजूदा समय में बीजेपी की सरकार है और भजनलाल शर्मा सीएम पद पर आसीन है। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने सत्ता में बने रहने के लिए जी तोड़ मेहनत की थी। जनता को लाभ पहुंचाने के लिए कांग्रेस कई योजनाएं लेकर आई, लेकिन हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का रिवाज कांग्रेस सरकार की योजनाओं पर भारी पड़ गया और जनता ने बीजेपी के हाथ सत्ता की बागडोर सौंप दी। भले ही राज्य में अब बीजेपी की सरकार हो, लेकिन सीएम भजनलाल कांग्रेस की योजनाओं का बखान करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, भजनलाल ने तो कांग्रेस काल में लागू योजनाओं को आगे भी चालू रखने का ऐलान तक कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि गहलोत सरकार की चिरंजीवी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। कांग्रेस की गहलोत सरकार में जो भी योजनाएं हैं उन्हें नहीं बंद किया जाएगा। हम योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए काम करेंगे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी सोशल मीडिया पर सरकार से कांग्रेस की योजनाओं के बारे में स्थिति स्पष्ट करने के लिए पूछा था। इसे लेकर सीएम भजनलाल ने कहा कि हमने आयुष्मान भारत योजना को 5 से 10 लाख तक बढ़ाया, वहीं अब हम इस योजना में 25 लाख तक का इलाज मुफ्त कराने के लिए काम करेंगे। ये लोग कहते हैं कि दवाइयां बंद हो जाएंगी। मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भी बात की है। मैं कहना चाहता हूं कि जो दवाइयां मिलती थी वो मिलेंगी। हमने कोशिश की है कि इसमें दवाइयां बढ़ाने का काम करें, जो हमारे लिए आवश्यक है। हम किसी भी योजना को बंद नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बीजेपी को डर लग रहा है कि गहलोत की योजनाएं अगर बंद हो गई तो उसका नुकसान चुनावों में हो सकता है, इसलिए गहलोत सरकार की योजनाएं चालू रहेंगी। वैसे बीजेपी की राह आसान नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन उसकी राह पहले से ही मुश्किल बना चुका है और अब नीतीश ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है, जो बीजेपी को परेशान कर सकता है, क्योंकि बीजेपी नीतीश कुमार की नाराजगी का दावा कर रही थी। तो क्या कहा है नीतीश ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती समारोह में आज सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि अटल जी हम लोगों का बहुत अच्छे संबंध थे। अटल जी हमको बहुत मानते थे, हमको चीफ मिनिस्टर बनाने में उनका योगदान था, हम लोग का उनसे लगाव था। आगे उन्होंने इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक को लेकर कहा कि हमारी पार्टी में सब कुछ एकजुट है, हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं, हम जरा भी नाराज नहीं हैं। हमने कहा कि जिनको भी बनाइए सारा चीज सब कुछ समय पर होने वाला है, हमारी इच्छा नहीं थी, हम तो मीटिंग में कह दिए। इंडिया गठबंधन को लेकर सीएम नीतीश के इस बयान से एक बार फिर बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिर गया है। बीजेपी नेता लगातार इंडिया गठबंधन और नीतीश के बीच अनबन को लेकर बयान दे रहे थे। दिल्ली में 19 दिसंबर को हुई इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में सीएम ममता बनर्जी की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम पद के लिए पेश किया गया था।
जिसको लेकर बताया जा रहा था कि नीतीश इससे नाराज हैं क्योंकि उनका नाम पीएम के तौर पर पेश नहीं किया गया था। खबरें यहां तक चल रही थी कि नीतीश मीडिया से बात किए बिना बैठक से नाराज होकर चले गए हैं, लेकिन अब नीतीश ने ही इस खबर को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, जिससे साफ है कि बीजेपी अपने प्लान में पूरी तरह से फेल हो गई है। बीजेपी की तरफ से लगातार इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नीतीश ने ही बता दिया है कि वो इंडिया के साथ पूरी मजबूती के साथ 2024 में बीजेपी को हराने की इस लड़ाई में बने हुए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि उन्हें पीएम पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। आखिर आज मध्य प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ट्रैक पर आ गई है। उसमें सवार हैं जो पिछली बार सांसद थे वो विधायक बना दिए गए हैं, और जो देश के केंद्रीय मंत्री थे वो अब एक राज्य के मंत्री बना दिए गए हैं। और तो और जिन मोहन यादव को लोग जानते तक नहीं थे, ये सोचते भी नहीं थे कि वो कभी मुख्यमंत्री बनेंगे, वो मुख्यमंत्री बना दिए गए। तो भाई किस्मत की बात है कि कभी कोई मुख्यमंत्री बन जाता है तो कभी कोई सिर्फ मामा ही रह जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव।